जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सड़क हादसा पेश आया। उधमपुर जाने वाली मिनी बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 12 अफराद जख्मी हुए, जिनमें ज्यादातर तलबा हैं। एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। मुकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और तमाम जख्मियों को एम्बुलेंस और प्राइवेट गाड़ियों में जिला अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया। डॉक्टर विजय सीएमओ उधमपुर ने बताया कि तशवीशनाक हालत के पेश नजर एक जख्मी को जीएमसी रेफर कर दिया गया है और दीगर 11 का इलाज जिला अस्पताल उधमपुर में जारी है। देखिए, उधमपुर गोल्डी रोड पर बरमीन के आगे एक मेटाडोर का एक्सीडेंट हुआ है और इसकी सूचना हमें कोई 8:30 बजे के करीब मिली और अभी तक हमारे पास अस्पताल में टोटल 12 लोग पहुंच चुके हैं, जिनमें से एक की हालत थोड़ी नाजुक थी, जिसको फर्स्ट एड देने के बाद हमने उसको जम्मू रेफ़र कर दिया है। बाकी 11 में से अभी तक सारे के सारे स्टेबल हैं। एक दो को थोड़ी सी चोटें जो है बहुत ज़्यादा लग रही हैं, उसको हमारी टीम्स लगी हुई है, उसको उनको स्टेबलाइज कर रही है और इन केस अगर ऐसा पाया जाता है कि उसका इलाज जहाँ पर मुमकिन नहीं होगा तो उसको हम जम्मू रेफ़र करेंगे। जम्मू के मुट्ठी इलाके में डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज की इमारत में आग लग गई। फायर टेंडर्स की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ थी। सरकारी दस्तावेजात और इमारत के एक हिस्से को आग लगने से नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लग सकती है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। मुल्क के नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए आज इंतखाबात हो रहे हैं। इंतखाबात के नताइज का ऐलान भी आज शाम तक कर दिया जाएगा। नायब सदर के इंतखाब में एनडीए के उम्मीदवार साबिक गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। साथ ही अपोजिशन ने कांग्रेस लीडर मार्गरेट अलवा को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। मौजूदा नायब सदर वेंकैया नायडू की मियाद 10 अगस्त को खत्म हो रही है। वादा के पार्लियामेंट हाउस में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहेगा। इसके फौरन बाद वोटों की गिनती की जाएगी और देर शाम तक मुल्क के नायब सदर के नाम का ऐलान रिटर्निंग अफसर कर देगा। नए नायब सदर 11 अगस्त को हलफ लेंगे। तो तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि नए नायब सदर जमहूरिया के लिए इंतखाबात का अमल शुरू हो चुका है। 10 बजे से वोटों की लोग अपने हक़ राय दही का, जो मेंबर पार्लियामेंट है वो अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्क के नायब सदर के ओहदे के लिए ये इंतखाबात हो रहे हैं। इंतखाबात के नताइज का ऐलान भी आज शाम तक कर दिया जाएगा। नायब सदर के इंतखाबात में इंडिया के उम्मीदवार साबिक गवर्नर जगदीप धनखड़ है। साथ ही अपोजिशन ने कांग्रेस लीडर मार्गरेट अलवा को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। मौजूदा नायब सदर वेंकैया नायडू की मियाद 10 अगस्त को ख़त्म हो रही है और 11 तारीख को नए नायब सदर जमहूरिया हलफ लेंगे। पार्लियामेंट हाउस में 10 बजे से ही वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है, जो कि शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इसके फौरन बाद वोटों की गिनती की जाएगी और देर शाम तक मुल्क के नए नायब सदर के नाम का ऐलान रिटर्निंग अफसर जो है वो कर देंगे। नए नायब सदर 11 अगस्त को हलफ लेने वाले हैं। दिल्ली में आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में वज़राए आला और नायब वज़राए आला की मीटिंग होगी। ये मीटिंग शाम 4:30 बजे राष्ट्रपति भवन में शुरू होगी। इस मीटिंग में आज़ादी का अमृत महोत्सव पर बात होगी। मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मुहिम चला रही है। इस मुहिम के तहत मुल्क भर में बड़े पैमाने पर रैलियां, स्ट्रीट ड्रामे और मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। इस मुहिम के तहत हुकूमत हिंद ने हमवतनों से अपील की है कि वो 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा लहराएं। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल आज से गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। गुजरात में केजरीवाल एक कबायली बेल्ट छोटा उदयपुर में पार्टी की तीसरी गारंटी का ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले केजरीवाल गुजरात में इक़्तिदार में आने पर मुफ्त बिजली और रोजगार की गारंटी देने का वादा कर चुके हैं। गुज़िश्ता 4 महीनों में केजरीवाल का गुजरात का ये 8वां दौरा है। आम आदमी पार्टी गुजरात की सियासत में तीसरा मुतबादिल बनाने की तैयारी कर रही है। ऐसा मालूम होता है कि यूपी के सिद्धार्थनगर में लोगों के दिलों से कानून का खौफ निकलता जा रहा है। जहां कानून हाथ में लेकर मुलजिम को सरेआम सजा देने का एक वाकया सामने आया। एक मुलजिम औरत को बांधकर इसके साथ बदकलामी और मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस हवाले से शोहरतगढ़ के मघुआपुर का वीडियो वायरल हो रहा है। औरत पर गाँव के ही एक शख्स के साथ नाजायज ताल्लुक रखने का इल्जाम है। मुबेर आशिक गुज़िश्ता शब से ही फरार है।
और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे तारिक कमर से, जिस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तारिक, सिद्धार्थनगर का एक मामला सामने आया है जहां पर लोगों के दिलों में कानून का कोई खौफ नहीं है। एक खातून को बांधकर पीटते हुए दिखाया गया, क्या है पूरा मामला? हाँ देखिए, बहुत अजीब सी बात है आजम, और इस अंदाज के जो वाकयात रोनुमा होते हैं यहाँ, और ये जो एक सिलसिला है ये रुकता नहीं है। हालांकि देखिए, हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों जब ये इस अंदाज की कोई भी कारगुजारी की जाती थी, इस अंदाज के अवामिल पेश आते थे, तो उसमें ये कहा जाता था अब तालिबाना हुक्म है, तालिबाना जबर हो रहा है, तालिबान की तरह ज़दोकोब किया जा रहा है, मारा जा रहा है। लेकिन एक वीडियो रात से वायरल हो रहा है और अभी तक पुलिस का ना पहुंचना वहां पर और मामले को न देखना, ये अपने आप से बहुत चौंकाने वाला मामला है। दूसरी बात यह है कि गाँव के लोग जो होते हैं वो जाहिर है कहीं ना कहीं गैर-कानूनी रिवायतों के असीर भी होते हैं और इन मामलात में बहुत ज्यादा शिद्दत भी इख्तियार कर लेते हैं। तो देखिए, औरत को बाकायदा बांधना, उसको मारना और फिर गाँव की औरतों को बुलवाकर उससे पिटाई करवाना, तो कई पहलू ऐसे हैं जो काबिल मजम्मत भी हैं और ये इशारा देते हैं कि कहीं ना कहीं लोग कानून को नजरअंदाज कर रहे हैं, कानून की बालादस्ती से इंकार रहे होंगे और वो खुद कानून की तरह उनको सजा देने के मजाज हो गए जैसे। और देखिए, जिस शख्स पर ये इल्जाम है इतने नाजायज ताल्लुकात का, वो रात से ही फरार है। दोनों का बताया है, मुआशरे का मामला बताया जा रहा है और गाँव के लोगों का मानना यह है कि ये जो खातून है जो इसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि ये बाकायदा तौर पर मिलने आती रही है गुज़िश्ता दिनों में भी, तो कई दिनों से लोग नजर रखे हुए थे और फिर जाहिर है कि उनको पकड़ने के बाद अब जो ग़दोकोब किया जा रहा है, मारपिटाई की जा रही है, ये अपने आप में बहुत अफसोसनाक है। क्योंकि देखिए, कानून को पूरा इख्तियार दे देना चाहिए। अगर पकड़ भी लिया था गाँव के लोगों ने तो उनको पुलिस के हवाले करना चाहिए था, जिसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, कानूनी तौर पर जो भी सजा होती है वो उनको दी जाती है। लेकिन फिल वक्त का जो मंजरनामा है वो जाहिर है कि अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है और लोगों समाजी तौर पर भी लोगों को इस बात में आवाज बुलंद करनी चाहिए कि इस अंदाज की जो हिकमत अमली है, इस अंदाज की जो कारगुजारियां हैं, उन पर रोक लगाए और पुलिस भी इस मामले में संजीदा इक़दाम करे। आगे चलिए तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। श्रीकांत त्यागी के खिलाफ खातून के साथ बदसलूकी और हमला करने का मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल मुलजिम मफरूर है, उसे पकड़ने के लिए टीमें तश्कील दी गई। जानकारी एडीसीपी सेंट्रल नोएडा ने दी है। वादरे के सोशल मीडिया पर नोएडा में श्रीकांत त्यागी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वह खातून के साथ बदसलूकी से पेश आ रहा था। दिल्ली ख्वातीन कमीशन समेत दीगर तंजीमों ने इस वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। दिनांक 5 अगस्त 2022 को थाना फेज 2 क्षेत्र के अंतर्गत ग्रैंड ओमिक सोसाइटी का एक वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति एक महिला के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग कर काफी अश्लील टिप्पणियां कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है और हाथापाई कर रहा है। इस मामले का नोएडा पुलिस के द्वारा त्वरित संज्ञान लिया गया और अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस वक्त अभियुक्त फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और उसके सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। इस मामले में कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई नोएडा पुलिस के द्वारा की जाएगी। संजय राउत की बीवी वर्षा राउत को ईडी ने तलब किया था, जिसे देखते हुए वो आज ईडी के दफ्तर पहुंची, जहां उनसे पत्राचाल घपला मामले में पूछताछ होने वाली है। हमारे नवानिगार वसीम अंसारी ने ईडी ऑफिस के बाहर हालात का जायजा लिया। पत्नी वर्षा राउत ईडी कार्यालय पहुंच चुकी हैं। कुछ देर में ये ईडी के जो अधिकारी हैं उनके सामने पेश होंगी और जिस तरह से देखा गया है वर्षा राउत के साथ उनकी जो घर के परिवार के सदस्य हैं वो मौजूद हैं, सुनील राउत मौजूद हैं। अब साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह से संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत अब ईडी कार्यालय में जा रही हैं। करीब 11 बजे का वक्त दिया गया था उन्हें, लेकिन वक्त से पहले वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। अब उनसे ईडी के जो अधिकारी हैं पूछताछ करेंगे। इससे पहले भी ईडी के अधिकारियों ने उन्हें सम्मन भेजकर उनसे पूछताछ की थी। लगभग वो 4 घंटे तक पूछताछ चली थी। अब दोबारा उन्हें सम्मन देकर यहाँ पर बुलाया गया है और पूछताछ की जाएगी। हो सकता है कि संजय राउत और वर्षा राउत दोनों को यहाँ पर बिठाकर एक आमने सामने पूछताछ की जाएगी। जिस तरह से देखा गया है कि एक इन्वॉल्वमेंट के तौर पर वर्षा राउत को यहाँ पे बुलाया गया है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस है वो संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के अकाउंट पर भी किए गए थे। ईडी के इस कार्यालय में इस बात पर जानकारी ली जाएगी किस तरह से उनके अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे उस पैसे से उन्होंने ये पैसे आए कहाँ से और किस तरह से उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा। यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो ये पूरे घोटाला है, इस घोटाले में कहीं ना कहीं संजय राउत ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया, उनके परिवार के लोगों ने फ़ायदा उठाया है और जिस तरह से
गवर्नमेंट की बात करें तो लगभग 3 बड़ी कंपनियां हैं, इन कंपनियों में वर्षा राउत का शेयर है, इस तरह की बातें सामने आ रही है। जो अमाउंट है लगभग 86 लाख के करीब का बताया जा रहा है, जिसमें उस अमाउंट से बाकायदा कुछ पैसों से उन्होंने दादर में एक फ्लैट भी खरीदा था, इस तरह की जानकारी सामने आई। परिवार की तरफ से ज़रूर कहा जा रहा है कि ये पैसे वापस कर दिए गए थे, लेकिन ये पूरा मामला खुलासा होने के बाद इस तरह के भी आरोप उन पे लगते आ रहे हैं। फिलहाल वर्षा राउत यहाँ पहुंची हैं और कुछ देर में ईडी के जो अधिकारी हैं वो उनके साथ इस बात पर जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि उनके अकाउंट में किस तरह से पैसा है, वो ट्रांजैक्शंस के दौरान कौन ने किसने दिया था, किस वजह से लिया था, उसकी क्या किसी तरह की डिटेल्स है, इन सब बातों पे जांच आज ईडी के अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। संजय राउत ऑलरेडी ईडी की हिरासत में है और उन्हें 8 तारीख तक का ईडी कस्टडी दिया गया है और ऐसे में बहुत सारे जो पहलू है ईडी इसी मामले में खंगाल रही है। ये पूरा मामला जो पत्रवाला चाल घोटाले से जुड़ा हुआ, इसी के कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अब वर्षा राउत के साथ पूछताछ की जाएगी। मुंबई से सरोज के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। हिंदुस्तान का पैसा वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के पास है, इन्हें महंगाई का इल्म कहां से होगा। बीजेपी मेंबरान असेंबली और पार्लियामान को अपनी बीवियों से पूछना चाहिए कि वो किचन कैसे चला रही है। हुकूमत नोटिस ले, वरना 2024 में महंगाई हुकूमत को खा जाएगी। इन ख्यालात का इज़हार AIUDF के सदर बदरुद्दीन अजमल ने किए। महंगाई 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 करते हुए UDF के बीजेपी के लोग, लास्ट टाइम पे पार्लियामेंट में मैं था, 3-4 महीना 6 महीना पहले से महंगाई 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 कर करके वो हुकूमत में आए। आज महंगाई फिर आसमान पे गई, गरीबों का कमर टूट गया, औरतें अपना किचन नहीं चला पा रही है। बाजार से सब्जी, दाल, भिंडी, तरकारी, चावल, ये सब चीज़ें महंगी होगी। और महंगी नहीं बल्कि इनके 8 साल में कम से कम 100% से ज़्यादा महंगी होगी। गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है, भाव उसका आसमान पे पहुंच गया, डीजल का भाव आसमान पे चल गया। इसलिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान। देखिए, सीतारमण जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। फाइनेंस मिनिस्टर का मतलब ये कि पूरे इंडिया का पैसा उनके पास है, वो रिजर्व बैंक की मालिक है। उनको कैसे पता चलेगा बावर्ची जाके कितना पैसे में क्या चीज़ लाया? उनको तो पता ही नहीं। किसी कैबिनेट मिनिस्टर को पता नहीं चलेगा उसका बाजार कितने रुपए में आता है। उनको तो टाइम पे खाना अच्छा मिलना चाहिए। या कोई पार्टी बड़े कॉर्पोरेट हाउस वाले ले जाए और मिनिस्टरों को दावत करा के वो पता नहीं उधर कितना करोड़ रुपया खर्चा हुआ, बिल तो उनके पास नहीं आएगा। इसलिए वो लोग तो खुश हैं कि जितना और बढ़े हमारी दावत और बढ़े। तो इसलिए सीतारमण जी ने अगर किया है, कहा है, तो उनके जगह पे उनकी चीज़ सच है कि वो उनको तो फ्री मिल रहा है। वो महंगाई की क्या बात करते हैं? अरे जब 10 रुपया था 20 रुपया देना पड़ेगा तभी तो महंगाई ना। महंगाई कहाँ है उनके पास? किसी मिनिस्टर के लिए महंगाई नहीं है। मैं तो बोलूँगा बीजेपी के MPs लोग जिनको अपना घर का पैसा खरीद के खाना पड़ता है, वो इंसाफ से अपनी बीवियों से जाके पूछे वो किस तरीके से अपना किचन चला रही है। तो इसलिए ये बहुत बुरा साइन है। मोदी जी गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर ध्यान दें, नहीं तो ये महंगाई हो सकता है 2024 में उनकी सरकार को खा जाए। मुंबई में बीजेपी के महकमे ट्रांसपोर्ट ने भी घर घर तिरंगा और हर गाड़ी तिरंगा मुहिम का ऐलान किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी के रियासती सदस्य चंद्रकांत पाटिल और साबिक वजीर अर्जुन खोतकर के अलावा अदाकारा ईशा कोपिकर खुसूसी तौर पर मौजूद रही। तिरंगे हर घर लहराते हुए नजर आएंगे। संगठन 7.5 लाख की संख्या में चाहता हूँ कि इस पूरी संगठन के लिए जोरदार तालियां हो जाए। दीजिए बड़ी बड़ी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐलान किया है, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर गाड़ी तिरंगा। महाराष्ट्र में 75,000 झंडे हम बांटेंगे। शिवाजी पार्क में सिद्धि विनायक महावीर दरगाह के ऊपर हम छतरी वाटप करेंगे तिरंगा। आज चंद्रकांत दादा पाटिल के हाथ से उसका उद्घाटन किया जाएगा। और एक बेहतरीन सॉन्ग इस देश के ऊपर लिखा है घर घर तिरंगा पे, उस सॉन्ग का उद्घाटन हमारे चंद्रकांत दादा पाटिल करेंगे। देश की आज़ादी को 75 साल पूरे हो रहे हैं
ये अमृत महोत्सवी वर्ष है। इस निमित्त देश के पंतप्रधान माननीय मोदी जी ने पूरे देश को, पूरे दुनिया में रहने वाले भारतीयों को ये आग्रह किया है कि 9 अगस्त क्रांति दिन से लेकर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिन तक हम बड़े पैमाने पर तिरंगा फहराएंगे। घर घर तिरंगा, फिर हर गाड़ी पर तिरंगा, हर दुकान पर तिरंगा, हर ठेले पर तिरंगा। पूरे तिरंगे से पूरा देश एक दूसरे से प्रभावित हो जाए, भर जाए, ऐसा ये प्रयत्न है। आज हम लोग यहाँ सब आज हम लोग सब आज़ादी के 75 साल मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इतनी भीड़ देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने जो अभियान हर घर तिरंगा हर गाड़ी तिरंगा जो रखा है, वो इसी स्वतंत्रता दिवस के लिए है, 13 से 15 तारीख तक। तो मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप भी अपने अपने घरों में तिरंगा लहराइए और इस देश की शान बढ़ाइए। जम्मू कश्मीर के त्राल में माछामा नागाबल राब्ता सड़क पर महकमा R&B ने मैकडम बिछाना शुरू किया है। ये सड़क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार थी, जिसको लेकर न्यूज़ 18 उर्दू ने कई बार खबरें नश्र की थी और अब महकमे ने सड़क पर मैकडम बिछाने का काम शुरू किया, जिस पर लोगों ने न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा किया है। हम इसमें जो शुक्रगुजार है वो R&B के डिपार्टमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, और न्यूज़ खासकर न्यूज़ 18 की तरफ से, जिनने इस काफ़ी बार ये न्यूज़ चलाई है कि यहाँ पर जो मैकडमच रोड है वो पूरा ख़राब था। पहले भी आपने देखा था, इसमें तो जो रोड की हालत वो बहुत बुरी ख़राब थी। तो हम अब सरकार से गुजारिश करके जो RDD डिपार्टमेंट है वो जो यहाँ ऊपर से पानी आ रहा है पहाड़ से, तो उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाले ताकि ये रोड बच जाएगा आगे। रवा साल वादी कश्मीर में बादाम की पैदावार में खासा इजाफा हुआ है, ताहम वहाँ बदलते मौसम से बादाम की पैदावारी सलाहियत पर बुरे असरात मुरतब हुए हैं। ज़िला पुलवामा को बादाम की पैदावारी का कलीदी अहमियत हासिल है। यहाँ पर सेब के साथ साथ काफ़ी अराजी पर रिवायती बादाम के बागात मौजूद हैं। इस साल यहाँ पर मेवा काश्तकारों को काफ़ी उम्मीद थी कि पैदावार बेहतर थी, लेकिन मुसलसल बारिश से बादाम के दरख्तों से पत्ते कबल अज़ वक्त ही गिर गए, जिससे बादाम की गिरी काफ़ी मुतासिर हुई, जिसकी वजह से रवा साल बादाम के काश्तकारों को माली नुकसान का सामना है। फसल बहुत अच्छा था, अलबत्ता जो इस साल कंटिन्यू बारिश आई पिछले 40 दिनों से, तो इसकी वजह से पत्तों में थोड़े से डैमेज आ गया, पत्ते नीचे आ गए, तो उसकी वजह से बादाम का जो अंदर की गिरी थी उसमें से थोड़ा सा बदलाव आया, वो पूरी नहीं हुई। तो अब हम ज़मींदार परेशान है इसी वजह से कि बारिश रोज़ रोज़ बारिश होती है, इसकी वजह से हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। हमने नीचे भी इसके फसल उगाए थे, या भिंडी थी या और भी फसल था, तो उसको भी बारिश ने डैमेज किया। बहुत नुकसान हो गया, फसल इस साल बहुत था, मगर बारिश के वजह से बहुत पत्ते गिर गए सब दरख्तों को, फसल से नीचे आया, बहुत नुकसान हो गया इस साल। अब फैसिलिटी कहीं यह वक्त वक्त दवा पेवान, ये मौसमी हालात खराब, इन पन पेवान, तो मौकस पे दवा पूशी गसान कह, बारिश लगा, मौसमी हालात तक गई खराब, बादाम तक पे पत्थर वारिया, तो वनकस ज़्यादा पहन पन पेमुत, वनकस बादाम खास कह गई वही खुशकी। वन अगर वक्त वात टाइम ती 15 अगस्त पे छाना यह ब्रोटी पहन बारिश वन फैसिलिटी। 7वें मुहर्रम की मुनासिबत से ज़िला बारामूला पटन के औकाफ कदीम आस्थान मोहल्ला मतीपुरा से अलम शरीफ बरामद हुआ, जो बाद में इमाम बारगाह कदीम राथर मोहल्ला मतीपुरा में अख्ताम पजीर हुआ। जुलूस में काफ़ी तादाद में आज़ादारों ने शिरकत की और आज़ादारों ने नोहा और मरसिया करके इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दीगर शुहदाए करबला को खराज अक़ीदत पेश किया। हम इमाम हुसैन के फेवर में आज सड़कों पे आ चुके हैं, ये दुनिया को बताने, करबला के जो हमारे मसाइब हैं उनको ये मॉर्नर्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोहरा रहे हैं, दुनिया को बतला रहे हैं कि देखो करबला एक आज से 1400 साल पहले
वाक़ा हुई है, लेकिन हम उस टाइम की जो यजीदियत थी, जिन्होंने हक उनका पामाल करने की कोशिश करी थी, जबकि वो दुनिया में कहीं नहीं, वो कोई इसका नाम भी नहीं ले रहा है, लेकिन आज हम ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हम उसी के फेवर में ये जुलूस निकाल रहे हैं। सागर कल्चरल फोरम पटन कश्मीर की जानिब से पटन में हुसैनी मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। मुशायरे की सदारत मारूफ शायर फैयाज सलगामी ने की। इनके साथ आवान सदारत में सैफुद्दीन, गुलाम अली, बॉलीवुड अदाकार अख्तर हुसैनी और बशर जोग्यारी मौजूद रहे। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने नात पेश किए। शोरा ने शुहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश करके अपने कलाम से सामीन को महजूज किया। सठा अजमत वोल दो ये अकि तमि असास ज़नियाब सपदे युस असास कुर्बान हज़रत इमाम हुसैन अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेश कोर मैदान करबलास मज। यकीनन आज त हुसैनियतस पे कथ करन तो हुसैनियती अंदाज अपनाने सठा ज़रूरत। तो बहुत पान तछान कि सागर कल्चरल फोरम यकीन अजक दो की मुनासिबत अमि कथ हज हकदार जीवन करो मुबारक, चूँकि यमो कोर आज पन्ने तरफ खराज तहसीन पेश इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन। हर साल की तरह इस बार भी 7वें मुहर्रमुल हराम के मौके पर गुज़िश्ता शब शिया बरादरी के मजहबी तंजीम अंजुमन जाफरिया पुंछ की जानिब से जुलूस अज़ा निकाला गया। इमाम हुसैन के भतीजे हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत की याद में सैकड़ों अज़ादारों ने इसमें शिरकत की और शुहदाए करबला को याद करते हुए मातम किया। इसमें हिंदू और सिख समेत दीगर बरादरियों के लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस जुलूस के दौरान सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। सात मुहर्रमुल हराम की शब है। हस्ब दस्तूर साबिक इस साल भी अंजुमन जाफरिया पुंछ की जानिब से हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम जो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के फर्जंद नवासा रसूल सरदार जवानान जन्नत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। 10 मुहर्रम हराम सन 61 हिजरी में बारगाह एज़दी में अज़ीमुश्शान और बेमिसाल कुर्बानी जो पेश की गई थी, उसकी याद में आज फिर जुलूस अज़ा जो है अंजुमन जाफरिया पुंछ की जानिब से तकिया सैयद पहलवान शाह से बरामद होकर मुकामी रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह आलिया में इख्तिताम पजीर होगा। और इस जुलूस अज़ा में बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हर तबका के लोग, हर मजहब के लोग जो है वो शरीक हो रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद और भाईचारे की अजीम मिसाल है। आज हम यहाँ पर मुहर्रम के जुलूस में शामिल हुए हैं। ये जो जुलूस आज रात का निकल रहा है, तो हम सारे एक मज़हब से अलग अलग हैं पर एक मज़हब के त्यौहार को मिलजुल कर बनाते हैं। और इनके जो दुख है आज खराज हकीकत जो हम पेश कर रहे हैं उनकी शहादत पर, तो हम सब इनके साथ हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।